हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जेएसएससी का सिलेबस डिस्कस किया था और आपको बोला था कि टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए 1857 के विद्रोह पर वीडियो लेकर आई हूँ। और जिसने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारा पुराना वीडियो देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह एक महान क्रांति भारत के इतिहास में, जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव रखी थी। तो जब हम इस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी क्रांति जो होती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। किसी भी क्रांति के लिए बहुत से कारण होते हैं जो बारूद की तरह इकट्ठा होते जाते हैं और एक दिन कोई तात्कालिक कारण है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो उसमें चिंगारी का काम करती है। और 1857 की क्रांति में भी यही हुआ और इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। देखिए, जब हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये तो हम सब जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और सिराजुद्दौला को हराया गया। हालांकि वो युद्ध छल कपट से जीता गया था, कोई सीधा युद्ध था नहीं, लेकिन उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उस लड़ाई से ये कन्फर्म हो गया कि भारत में अंग्रेजी शासन करेंगे। तो जब वो लड़ाई हो जाती है उसके बाद भारत में अंग्रेज अपना साम्राज्य का प्रसार करते हैं और जब वो अपने साम्राज्य का प्रसार करते हैं तो अपने लिए बहुत सारी औपनिवेशिक नीतियाँ भी बनाते हैं जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ होती हैं, और वो ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिससे असंतोष पैदा होता है। देखिए, वो प्रशासनिक उनकी नीतियाँ हों, चाहे आर्थिक नीतियाँ हों, सामाजिक नीतियाँ हों, जो भी वो नीतियाँ बनाते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के तो बनाते हैं नहीं। तो इससे जनता के बीच में असंतोष होगा और इन्हीं नीतियों को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या नीतियाँ बनाई हैं। और 1857 के विद्रोह से पहले भी ऐसा नहीं था कि सीधे 1757 के बाद 100 साल बाद क्रांति हुई है। उसके बाद बीच में कई सैनिक विद्रोह हुए हैं, कई किसान विद्रोह हुए हैं, जनजाति विद्रोह हुए हैं। झारखंड में जैसे संथाल विद्रोह इतना फेमस है, वो हुआ है। और देखिए, लेकिन ये सब जो विद्रोह थे ये सब स्थानीय प्रकृति के विद्रोह थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को साथ में लेके, जिस स्थान पे समस्या आती थी या जो लोग सरकार से क्षुब्ध होते थे, अपने जमींदारों से क्षुब्ध होते थे, या सेना में जो लोग अपने ऑफिसर से नाराज़ रहते थे, तो वहाँ पे विद्रोह करते थे। लेकिन जो 1857 की क्रांति थी ये एक बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सैनिक हो। तो अब हम 1857 की क्रांति में विद्रोह के कारणों को देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये क्रांति क्यों हुई। तो देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना साम्राज्य प्रसार कर लिया था तो उन्होंने यहाँ बहुत सारी नीतियाँ बनाई और उसमें सबसे पहले थी उनकी आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था ट्रेडिशनल वाला वो ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? उन्होंने लगान वसूला, लगान ज़रूरत से ज़्यादा वसूला। ऐसा नहीं था कि लगान पहली बार वसूला जा रहा था, लेकिन जितना ज़रूरी होता था वो उससे ज़्यादा लगान वसूल करते थे। किसान अपने जीवन निर्वाह के लायक भी नहीं रह गए थे। ऊपर से कभी कभी किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता था। साथ में उन्होंने यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया, विऔद्योगिकीकरण। पुराने जो भी उद्योग थे वो सब समाप्त होने लगे और नए उद्योग उन्होंने लगने नहीं दिए, क्योंकि 1813 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ और ब्रिटेन से यहाँ पे जो व्यापारी थे उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए कि आइए आप भारत में व्यापार कीजिए। और वो यहाँ से पैसा ले जाके कमाते थे और वहाँ ले जाते थे। तो इस वजह से यहाँ के जो हस्तशिल्प वाले लोग थे, दस्तकार थे, मजदूर थे, या जो भी और उद्योग धंधे थे, वो वहाँ की मशीनी सामान के सामने टिक ही नहीं पाए। वो बहुत सस्ता सामान होता था और यहाँ के सामान पे बहुत आयात शुल्क भी लगा दिया जाता था। तो वो सब भी बेरोजगार होने लगे, बहुत ज़्यादा लगान वसूल करने लगे, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार होने लगे, तो सब के सब गांव की ओर पलायन करने लगे। अब जब लोग गांव की ओर पलायन करने लगे तो वहाँ पे खेती पे जोर पड़ने लगा, क्योंकि खेत तो उतना ही होता है। अब उसमें 4 आदमी काम करें या 10 आदमी काम करें, खेत में अनाज तो उतना ही उगेगा। तो इससे अकाल पड़ गया और
ये रिकॉर्ड में है कि 1770 से 1857 तक 12 बड़े अकाल और कई छोटे अकाल पड़े। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ब्रिटिश की अलोकप्रियता थी। मतलब वो एक तो खुद को सुपीरियर बहुत मानते थे। उनको लगता था कि भारतीय जंगली हैं, असभ्य हैं, अनकल्चर्ड हैं। और दूसरा, उनके वहाँ एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी, श्वेत भारत का सिद्धांत, एक थ्योरी चलती थी कि उनको इंडिया में सभ्य करने के लिए, जंगली लोग जो हैं उनको सभ्य करने के लिए भेजा गया है और अंग्रेज खुद बहुत ज़्यादा सभ्य हैं। ऐसा नहीं था कि भारत में पहली बार कोई विदेशी आक्रमणकारी आया या पहली बार कोई विदेशी शासन चला। अगर हम प्राचीन भारत में भी देखेंगे तो कुषाण हैं, हूण हैं, या मध्यकालीन भारत में मुगल हैं, वो सब भी बाहरी थे। और लेकिन वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे शासन किया और वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन अंग्रेज़ों को यहाँ भारत से कोई लेना देना नहीं था। उनकी जो अपनी मदर कंट्री थी ब्रिटेन, उनका बस एक ही मकसद था कि यहाँ से ज़्यादा धन लूट सके और ब्रिटेन में जाके उसको दें और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, वहाँ पे औद्योगिकीकरण करें। और इसके अलावा एक कारण ये भी था कि लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी संख्या में राज्यों का विलय किया। लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो फेमस व्यपगत का सिद्धांत था, उसमें उसने कई राज्यों को मिलाया, जैसे नागपुर, सतारा, झांसी। और साथ में वेलेजली की सहायक संधि के बारे में भी सब जानते हैं। उसने भी देसी राज्यों को अपने में मिलाया और वहाँ की जनता असंतुष्ट होने लगी। 1857 की क्रांति में एक कारण ये था कि 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, कुशासन के आरोप में। अब अवध एक ऐसा राज्य था जो शुरू से अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन जब उसको अपने में मिला लिया गया तो ये उनको विश्वासघात जैसा लगा। और अवध के लगभग 75,000 से ज़्यादा सैनिक जो थे वो ब्रिटिश कंपनी के साथ थे। तब देखिए, किसान तो पहले से ही परेशान था और सैनिक जो थे, सैनिक भी असंतुष्ट होने लगे। तब तो इससे असंतोष बढ़ता गया। उसके बाद अगर हम सैनिक कारण देखें तो ब्रिटिश सेना में 80% भारतीय थे, यानी कि 5:1 का रेशियो था, यानी कि 5 सैनिक भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिक। लेकिन उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था, साथ में उनके साथ नस्लीय भेदभाव भी किया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार की रखी गई थी। और एक कारण ये था कि जातीय पहचान संबंधी चिन्हों के उपयोग के लिए भी मनाही थी। मतलब ना वो टीका लगा सकते थे, ना पगड़ी पहन सकते थे, ना दाढ़ी रख सकते थे। तो देखिए, ना तो ठीक से खाना मिलता है, ना वेतन मिलता है, भेदभाव भी उनके साथ अलग से होता था। ऊपर से उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत की जा रही थी। तो ऐसे में विद्रोह होना तो स्वाभाविक था ही। इसके अलावा देखिए, 1854 में एक डाकघर अधिनियम आया। उसमें सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सेवा दी गई थी उसे भी खत्म कर दिया गया। फिर 1856 में एक सेना भर्ती अधिनियम लेकर आए लॉर्ड कैनिंग। इसमें था कि आपको ओवरसीज जाके भी सेवा देनी पड़ेगी, यानी कि जो लोग नए रिक्रूट हो रहे हैं उन्हें समुद्र पार जाके भी सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन उस समय ऐसा था कि हिंदू धर्म में अगर आप समुद्र पार करके जाते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है। तो इन सब कारणों से, इन सब परिस्थितियों के कारण सैनिकों के मन में असंतोष पैदा होने लगा। उसके बाद कुछ और कारण भी थे, जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से बनाए जा रहे कानूनों को भी रूढ़िवादी समाज में असंतोष की नज़रों से देखा जाने लगा। जैसे राजा राममोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो प्रयासों से एक्चुअली जो सती प्रथा कानून उन्मूलन का कानून बनाया गया, या विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया गया, या फिर लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसे भी अपने सामाजिक रीति रिवाजों में, अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना गया। वैसे ही एक 1850 में लेक्स लोकी कानून आया था, जिसे धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में ये लिखा था कि अगर आप ईसाई बनते हैं, अगर आप धर्मांतरण कर लेते हैं, तो भी आपका हक आपकी पैतृक संपत्ति में बना रहेगा। ये सब तो वो कारण थे जो पहले से चले आ रहे थे। उसके बाद तात्कालिक तौर पे एक घटना घटी जिससे 1857 की क्रांति शुरू हो गई। देखिए, तात्कालिक कारण ये था कि उस समय चर्बी वाले कारतूस आने लगे और ये अफवाह उड़ी कि इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी होती है। अब सूअर और गाय की चर्बी हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं पे चोट थी, क्योंकि इस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था।
और ये अफ़वाह फैलने लगी कि अंग्रेज़ों ने जानबूझ के ये कारतूस मंगवाए हैं ताकि इनका धर्म भ्रष्ट कर सके और बाद में इन्हें ईसाई बना दे। और ये जो अफ़वाह थी या ये सूचना सबसे पहले दमदम छावनी में पहली बार इसके प्रयोग की सूचना मिली। ठीक है, तो ये वो तात्कालिक कारण था जिससे 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। इसके बाद क्या होता है, जो प्रारंभ हुए या जो नेतृत्व करता है, सबसे पहले ये क्रांति हुई बहरामपुर छावनी में। बहरामपुर छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को, ये डेट याद रखिएगा, ये डेट पूछता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। मंगल पांडे जो थे वो 34वीं रेजिमेंट यानी कि जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। वहाँ उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। और उसके बाद ये क्रांति शुरू हुई। उसके 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति जो थी वो औपचारिक तौर पे शुरू हो गई। फिर 11 मई को क्रांतिकारी मेरठ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली मेरठ से ज़्यादा दूर है नहीं, करीब 36 मील की दूरी पर है। और फिर 12 मई 1857 को दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और ये डेट पूछता है कि दिल्ली पर कब अधिकार किया था, कब क्रांति शुरू हुई थी। और दिल्ली पहुँच के विद्रोहियों ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर लिया और वही विद्रोह में जॉन निकोलसन मारा गया। साथ में देखिए, जो हडसन था उसने, जो बहादुर शाह जफर था सम्राट, उसके पुत्रों को मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और जो पोता था मिर्ज़ा अबू बकर, इनको लाल किले के सामने गोली मार दी। विद्रोह बढ़ता गया। सुल्तान को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से फिर सुल्तान रंगून चले गए और 1862 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये जो क्रांति हुई इसमें बहुत सारे नेतृत्व करता थे या बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको आज हम जानते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहब हैं, आरा के बाबू कुंवर सिंह हैं या लखनऊ की बेगम हजरत महल है। इन सब के बारे में जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। देखिए, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन कहाँ से लड़ा, किसके साथ लड़ा, जैसे निकोलसन, हडसन, ह्यूरोज, कैंपबेल, कौन किसके साथ लड़ा, किस स्वतंत्रता सेनानी को वीर गति प्राप्त हुई और कौन बच गया, या जो भी चीज़ें थी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके बाद ये है कि ये प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत में, बिहार के बहुत बड़े भाग में, बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है उसमें इसका प्रसार ज़्यादा हुआ। मद्रास है, दक्षिण भारत है, वो एरिया इससे अछूता रह गया। अब देखिए, विद्रोह तो हुआ लेकिन ये विद्रोह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उसके क्या कारण थे? तो देखिए, उसके कारण ये थे कि एक तो इस विद्रोह का प्रसार बहुत सीमित था। ये विद्रोह कोई ऑल इंडिया लेवल पे हुआ नहीं। नेतृत्व की भी कमी थी। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करके उनके नाम पे लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन वो खुद इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो कुछ नेतृत्व कर पाए नहीं। उसके बाद सुनियोजित कोई रणनीति भी नहीं थी। पहले डिसाइड हुआ कि 13 मई को विद्रोह शुरू करेंगे, लेकिन विद्रोह 10 मई को अपने टाइम से पहले ही शुरू कर दिया। भविष्य की भी कोई रणनीति नहीं बनाई कि अगर बाई चांस ये लोग ब्रिटेन से या ब्रिटिश से जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, कौन राजा बनेगा, लोकतंत्र आएगा कि राजशाही चलेगी। कोई अल्टरनेट सिस्टम नहीं बनाया गया। बस इतना ही सोचा था कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर भगाना है। उसके अलावा विद्रोहियों को सभी वर्गों का समर्थन भी नहीं मिला। देशी शासक, मतलब सब तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक देशी शासक अंग्रेज़ों के पक्ष में है, जैसे ग्वालियर का सिंधिया है, भोपाल की महारानी है, ये सब लोग। और मध्य वर्ग या जो शिक्षित वर्ग था वो भी इस आंदोलन से अपने आप को अलग रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश कानूनों के ज़रिए देश में सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, और ये सब सोच के वो अपने आप को इससे अलग रखता है। अब क्या होता है कि क्रांति हो गई। अब इसके क्या परिणाम निकले? सबसे पहले तो क्राउन की घोषणा हुई, ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश ताज, जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ी थी। कब? 1 नवंबर 1858 को। और तब इसमें घोषणा की गई थी कि भारत में से कंपनी का शासन समाप्त किया जाएगा। सिर्फ कंपनी का शासन समाप्त करना था, ब्रिटेन का शासन नहीं समाप्त होना था। इसका मतलब ये था कि अब सीधा क्राउन का शासन होगा, यानी कि जो द्वैध शासन चल रहा था वो समाप्त होगा। अब द्वैध शासन का मतलब होता है
कि एक तो कंपनी का शासन चल रहा है, ऊपर से उसमें ब्रिटेन का शासन कंपनी पे चल रहा है, यानी कि दोहरा शासन। तो वो समाप्त होकर अब सीधा ये महारानी का शासन चलेगा। उसके अलावा एक भारत सचिव का पद बनाया गया जो डायरेक्ट महारानी के अधीन होना था, क्राउन के अधीन होना था। उसके बाद जो सैनिकों की संख्या थी, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह के रूप में भी फेमस हुआ, तो सैनिकों की जो संख्या थी जो पहले 5:1 के रेशियो में थी, उसे घटाकर 2:1 कर दी, यानी कि 2 भारतीय 1 यूरोपीय। और एक चीज़ बोलेगी कि ब्रिटिश ताज द्वारा विलय की नीति का त्याग किया जाएगा। हालांकि कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन तब ऐसा बोला गया था कि हम इस नीति का त्याग कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का जो प्रथम वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बने, क्योंकि वही उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक काम और किया कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अब हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे उन्हें कुछ फ़ायदा था नहीं। जो थोड़ा बहुत वो सुधार का मुद्दा लेकर भी आते थे, वो उससे उन्हें प्रॉफिट हो नहीं रहा था, जनता में और आक्रोश फैल रहा था, इसलिए उन्होंने सुधार करना छोड़ दिया। समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना शुरू किया और साथ में यहीं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। देखिए, जो 1857 की क्रांति थी उसमें हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर लड़े थे। मुग़ल सम्राट को मेन राजा माना गया था, मेन सम्राट या मेन नेता माना गया था। तो इसलिए यहाँ से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, यानी कि डिवाइड एंड रूल, ताकि अगर हिंदू मुस्लिम साथ रहते तो इन्हें आगे को शासन चलाने में बहुत परेशानी होती। और यही विभाजन का बीज जो यहाँ से इन्होंने डालना शुरू किया था, धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले लेता है कि भारत का विभाजन हो जाता है। और भारत के पक्ष में अगर देखा जाए तो इससे लोगों में चेतना आई, जागरूकता आई कि साथ मिलके हम लड़ सकते हैं। राजनीतिक चेतना का धीरे धीरे संचार होने लगा और ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों की वजह से विरोध जो था वो और बढ़ने लगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में ये डिस्कशन किया है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई और 1857 की जो ये क्रांति है इसके क्या परिणाम हुए या जो भी सब कुछ है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। सारे के सारे वीडियो एक अच्छे तरीके से लिख के आपको दे दिए जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको जो भी वीडियो में अगर कुछ ख़राबी लगी, कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।